हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ विंसम इंटरनेशनल स्कूल। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 के चैप्टर नंबर 5 के एक और सिस्टम के बारे में, जिसको हम सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। इसी को हम ट्रांसपोर्टेशन भी बोल देते हैं, ठीक है ना। सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है उसका मतलब क्या होता है? सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब होता है सर्कुलेट करना, ट्रांसपोर्ट करना किसी चीज को एक जगह से दूसरी जगह पर। तो हमारी बॉडी के अंदर ऐसी कुछ प्रोसेस होती है क्या जिसमें एक मटेरियल जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट किया जाता है? बिल्कुल होती है। और ब्लड जो होता है वो एक मीडियम होता है हमारी बॉडी के अंदर जो ट्रांसपोर्टिंग मटेरियल के तौर पर काम करता है। हर चीज जो होती है जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट की जाती है वो ब्लड के थ्रू की जाती है, ठीक है। हमारी बॉडी को एक जगह से दूसरी जगह चीजें पहुंचाने की या ट्रांसपोर्ट करने की जरूरत क्यों होती है? क्योंकि हमारी बॉडी की हर एक सेल को जरूरत होती है उन सब्सटेंसेस की, जिसके कारण क्या होता है, उनको वहां पर पहुंचाना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल मैं कह दूं वाटर है, ठीक है। इसके अलावा और न्यूट्रिशनल सब्सटेंसेस होते हैं। तो ये सब चीजें जो होती है वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने की जरूरत पड़ती है, वो हम पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम के। देखो कौन कौन से हो सकता है। अगर मैं नंबर फर्स्ट बात करूं, वाटर हो सकता है। पानी जो होता है उसकी हर बॉडी सेल्स को जरूरत होती है, हर एक बॉडी सेल को जरूरत होती है उसको, तो वाटर ले जाया जा सकता है, ठीक है। दूसरा हो सकता है फूड मटेरियल, जो हम खाते हैं, जो फूड मटेरियल हम खाते हैं ना, उस फूड मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट करना जरूरी होता है, क्योंकि हम डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर तो वो फूड डाइजेस्ट करते हैं। फिर वो फूड जो होता है वो जाता है ब्लड के अंदर, और ब्लड जो होता है वो ट्रांसपोर्ट करता है पूरी बॉडी के अंदर उस फूड मटेरियल को। और जहां जहां जिस सेल को फूड की जरूरत होती है, एक्चुअली सभी सेल को होती है वैसे, लेकिन जिस हिसाब से जरूरत होती है, कहीं पर ज्यादा और कहीं पर कम, उस हिसाब से वो ट्रांसपोर्टेड कर दिए जाते हैं और वहां पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें होती है, ठीक है। कुछ वेस्ट मटेरियल होते हैं, जो सेल्स में वेस्ट मटेरियल बनते हैं, उन वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर निकालो और उनको उन ऑर्गन्स तक लेके जाओ जहां से वो बाहर निकले, यानी बॉडी से बाहर सिक्रीट कर दिए जाएं। तो ऐसे बहुत सारी चीजें होती है जो कि एक जगह से दूसरी जगह ले जाई जाती है हमारी बॉडी के अंदर। तो ले जाने वाला जो होता है, जो ट्रांसपोर्टिंग मीडियम होता है, वो होता है हमारी बॉडी के अंदर ब्लड। ब्लड जो होता है वो एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू का मतलब ये होता है कि उसके अंदर, टिश्यू का मतलब है कि वो बहुत सारी सेल्स रखता है। WBCs हो गई, RBC हो गई, प्लेटलेट्स हो गई, बहुत सारी सेल्स होती हैं, ठीक है ना। और उनके भी अलग अलग फंक्शंस होते हैं। तो वो एक मीडियम है हमारी बॉडी के अंदर जो कि किसी भी प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरी जगह लेकर के जाएगा। तो ट्रांसपोर्टिंग का मतलब क्या हो गया? ट्रांसपोर्टिंग का मतलब हो गया कि किसी भी सब्सटेंस को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट करना हमारी बॉडी के अंदर, और वो ट्रांसपोर्टिंग मीडियम जो है वो हो जाएगा ब्लड हमारी बॉडी के अंदर, तो ठीक है ना। अगर मैं बात करूं हमारी बॉडी के अलावा जो कुछ छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे ये है अमीबा हो गया, सबसे सिंपल एग्जांपल अमीबा ही होता है अपना, ठीक है। वो एक सिंगल सेल वाला है। क्या इसके अंदर कुछ ट्रांसपोर्टिंग मीडियम होता है क्या? एक्चुअली इसके अंदर ट्रांसपोर्टिंग मीडियम ब्लड तो नहीं होता, लेकिन यहां पर जो इसका साइटोप्लाज्म होता है, सेल के अंदर का जो लिक्विड होता है, इसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। ये साइटोप्लाज्म जो होता है जब वो मूवमेंट करता है तो कोई भी सब्सटेंस जो होता है वो इस सिंगल सेल के अंदर ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूं, देखो कि ऑक्सीजन है, मान लो इस जगह पर बहुत सारी ऑक्सीजन आई, इस जगह पर ऑक्सीजन इकट्ठा है बहुत सारी, ठीक है। तो जब ये इसका साइटोप्लाज्म थोड़ा मूवमेंट करेगा, धीरे धीरे मूवमेंट करेगा, एक्चुअली स्टेबल साइटोप्लाज्म नहीं होता, साइटोप्लाज्म मूवमेंट करता रहता है, तो धीरे धीरे क्या होगा, सेल जो होगी उसके अंदर ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी, ठीक है ना। ये सिंगल सेल वाला ऑर्गेनिज्म है, इतनी सी उसकी बॉडी है, सिंगल सेल वाली तो बॉडी है, तो उसके लिए ट्रांसपोर्टिंग मीडियम जरूरी नहीं है। लेकिन हम जैसे जैसे हायर लेवल्स पर जाते हैं और एनिमल्स हायर एनिमल्स होते जाते हैं, तो उनके अंदर ट्रांसपोर्टिंग मीडियम जरूरी होता है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि जो डिफ्यूजन की प्रोसेस है ना, जैसे ये मान लो प्रोसेस है, यहां से वो धीरे धीरे इस तरफ जा रही है, बॉडी की जो सेल के हर पार्ट की तरफ जा रही है, तो वो स्लोली स्लोली की जा सकती है। लेकिन अगर हमारी बॉडी के अंदर मैं बात करूं कि कुछ गैसेस है मान लो, या कोई भी चीज है जो डिफ्यूजन के थ्रू अगर होके जाएंगी, तो उनमें बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है ना, बहुत टाइम लग जाएगा उसमें। इसीलिए हमारे बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्टिंग मीडियम जो है उसकी जरूरत रहती है, ठीक है, ताकि फास्टली हर चीज को हमारी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके। तो देखिए, देखो क्या है सर्कुलेटरी सिस्टम और इट्स कंपोनेंट्स। इसके कंपोनेंट्स क्या क्या है और सर्कुलेटरी सिस्टम क्या क्या होता है। देखो, इन ह्यूमन बींग्स द वेरियस ऑर्गन्स एसोसिएटेड विद दिस सिस्टम इंक्लूड द हार्ट, लंग्स, ब्लड वेसल्स, कैपिलरीज एंड द ब्लड। ये होता है सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है, उसके अंदर बहुत सारे जो ऑर्गन्स होते हैं वो एसोसिएटेड रहते हैं, यानी कि जुड़े हुए रहते हैं, कनेक्टेड रहते हैं आपस में। जैसे हार्ट हो गया, लंग्स हो गए,
ठीक है, देखो यहाँ पर ये हार्ट है, हमारी बॉडी के अंदर जो होता है हार्ट जो होता है वो सेंटर में एक तरीके से देखा जाए तो, और हल्का सा स्लाइटली लेफ्ट की तरफ खिसका हुआ है, स्लाइटली लेफ्ट, ठीक है ना। तो ये देखो ये पोजीशन होती है हार्ट की, ठीक है। उसके बाद लंग्स जो होते हैं वो भी कनेक्टेड रहते हैं। देखो यहां से हार्ट से कुछ ब्लड वेसल्स निकल रही हैं जो लंग्स की तरफ जाती हैं, ठीक है। यहां पर क्या होता है, इम्प्योर ब्लड जो होता है यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है उसको ऑक्सीजनेटेड किया जाता है, यानी यहां से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी और ऑक्सीजन जो होती है वो अंदर की तरफ एंटर करेगी, और वो ऑक्सीजन जो होती है वो ब्लड में एंटर करती है, आपने पढ़ा भी है रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर। तो कहीं ना कहीं हार्ट से कौन है, लंग्स भी अटैच्ड है, ठीक है। उसके बाद ब्लड वेसल्स जो होते हैं वो कुछ पाइप्स लाइक स्ट्रक्चर होती है, मैं कह सकता हूं कुछ वेसल्स हैं वो जो कि पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट करते हैं ब्लड को, ठीक है। ये दो तरह की होती है, आर्टरीज और वेन्स, और तीसरी कैपिलरीज भी हो सकती है, ठीक है ना। तो देखो ये कैपिलरीज भी हो सकती हैं जो पतली पतली ब्लड वेसल्स होती है, इनके बारे में भी डिटेल में बताऊंगा कि आर्टरीज क्या होती है, वेन्स क्या होती है एंड कैपिलरीज क्या होती है, ठीक है। और जो मेन कंपोनेंट है वो है ब्लड। तो ये जो छोटी छोटी वेसल्स हैं, ये जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, इनके अंदर जो होता है वो हमारा ब्लड फ्लो करता है, ठीक है। एक्चुअली एक चीज और बताता हूं, कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनके अंदर ये ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, और कुछ ऐसे एनिमल्स भी होते हैं जिनके अंदर ये ब्लड वेसल्स एब्सेंट होती हैं, ठीक है। तो जिनके अंदर ब्लड वेसल्स एब्सेंट होती है या बहुत कम होती है, तो उनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो कैसा होता है, उनके सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर क्या होता है, जो ब्लड होता है वो बड़े बड़े चैम्बर्स में फ्लो करता है। जैसे यहां पर आर्टरीज और वेन्स होती है ना, उनके अंदर वो बड़े बड़े चैम्बर्स होते हैं, उन बड़े बड़े चैम्बर्स को साइनसेस बोलते हैं। तो जो एनिमल्स जिनके अंदर ब्लड वेसल्स जो है वो नहीं होती है और उनके अंदर बड़े बड़े चैम्बर्स में ब्लड फ्लो करता है, जिनको हम साइनसेस कहते हैं, ऐसा जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसको हम ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। ये किनमें होता है, ये जो लोअर एनिमल्स होते हैं ना, जैसे इंसेक्ट्स हो गए, उनके अंदर ऐसा सर्कुलेटरी सिस्टम देखा जाता है। वहीं अगर मैं बात करूं कि जो हायर एनिमल्स होते हैं उनके अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसके अंदर वेल डेवलप्ड जो वेसल्स होती हैं, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज, ये सब होती हैं। तो ऐसा जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसको हम क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। तो अगर मैं ह्यूमन बींग्स के अंदर बात करूं तो कंप्लीटली क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम मिलेगा हमें, ठीक है। द हार्ट इज पंपिंग ऑर्गन दैट स्क्विट्स और ब्लड, यानी कि हार्ट जो होता है वो एक पंपिंग एक ऑर्गन है जो कि पंप करता है ब्लड को, ताकि ब्लड जो है वो पूरी बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो सके। फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूं कि घर के अंदर क्या होता है, पानी का हौज होता है ना, पानी का बड़ा हौज है, नीचे जमीन के अंदर बना होता है, और एक पानी का हौज जो होता है वो ऊपर की तरफ बना होता है ना। वाटर टैंक हम बात करते हैं, एक जमीन में होता है घर में, और एक एकदम छत के ऊपर होता है। तो अगर हमें पानी जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ चढ़ाना है तो हम क्या करेंगे, मोटर चलाएंगे ना। तो मोटर जो होता है, इलेक्ट्रिक मोटर क्या करती है, उसको पानी को क्या करती है, ऊपर की तरफ भेजती है, ठीक है ना। एग्जैक्टली ऐसे ही हमारी बॉडी के अंदर क्या होगा, जो ब्लड होगा वो अपने आप थोड़ी जाएगा, उसको भेजना पड़ेगा ना, कि जाओ पाइप पंप करना पड़ेगा उसको, ठीक है ना, कि जाओ आगे जाओ आगे जाओ। तो एग्जैक्टली क्या होता है कि जो हार्ट होता है हमारा वो क्या करता है, पंप करता है। इसके कारण क्या होता है, ब्लड जो होता है वो बड़े प्रेशर से पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट होता है। तो हार्ट जो है वो हमारा पंपिंग ऑर्गन है, जिसके कारण क्या होता है, ब्लड पूरी बॉडी के अंदर अच्छी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। The blood travels through these blood vessels, transporting oxygen, carbon dioxide, digested food, hormones and even waste products also. तो जो ब्लड जो होता है वो ब्लड वेसल्स के थ्रू ट्रेवल करता है। ये जो ब्लड वेसल्स दिखाई दे रही है आपको, पतली पतली सी ब्लड वेसल्स होती है, हालांकि ये इतनी पतली भी नहीं होती, ठीक है। ये देखो यहां पर ये रही ब्लड वेसल्स, छोटे छोटे जो पाइप्स होते हैं, इन पाइप्स के थ्रू ब्लड जो होता है वो ट्रांसपोर्ट होता है। These blood vessels transport क्या क्या ट्रांसपोर्ट करती है, ऑक्सीजन गैस ट्रांसपोर्ट करती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस ट्रांसपोर्ट करती है। डाइजेस्टेड फूड जो होता है वो भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है यहीं से, यानी ब्लड से। कुछ हार्मोन्स होते हैं, हार्मोन्स जो होते हैं ना वो आपको नेक्स्ट चैप्टर में बताऊंगा। जो हार्मोन्स होते हैं वो कुछ ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलते हैं, और वो हार्मोन्स जो होते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर स्पेसिफिक फंक्शंस करवाते हैं, कुछ स्पेशल काम करवाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं थोड़ा सा आपको एक आइडिया दे देता हूं। जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है उससे ग्रोथ हार्मोन निकलता है। वो ग्रोथ हार्मोन जो होता है वो हमारी बॉडी की ग्रोथ का काम करवाता है। अगर वो ग्रोथ हार्मोन नहीं निकलेगा तो हमारी बॉडी की जो हाइट होती है वो बहुत छोटी रह जाती है, ठीक है ना, और ड्वार्फ रह जाते हैं। जो बौने होते हैं ना बच्चे, एकदम बौने रह जाते हैं, ठीक है ना। और अगर वो ज्यादा निकल जाता है तो आदमी जरूरत से ज्यादा ही लंबा हो जाता है, ठीक है ना, उसकी हाइट बहुत अच्छे से खिंच जाती है,
कुछ जरूरत से ज्यादा ही, एवरेज से भी ज्यादा खिंच जाती है। तो ये हार्मोन्स ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो स्पेशल फंक्शनिंग करवाते हैं, वो भी ब्लड के थ्रू ही ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, ठीक है। इवन कुछ वेस्ट प्रोडक्ट जो होते हैं वो भी आगे ब्लड के थ्रू ही एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल थोड़ा सा आइडिया यहां देता हूं, हालांकि इसके ठीक आगे एक्सक्रीटरी सिस्टम आएगा, उसके अंदर वेस्ट प्रोडक्ट्स की पूरी जानकारी आएगी, लेकिन थोड़ा सा आइडिया मैं यहां भी दे देता हूं। तो वेस्ट प्रोडक्ट क्या होता है, देखो जैसे वेस्ट प्रोडक्ट जो है कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल बॉडी के अंदर जो सेल्स होती है उन्होंने क्या बनाई, कार्बन डाइऑक्साइड बनाई। कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो हमारी बॉडी के अंदर एज अ वेस्ट प्रोडक्ट बनती है। तो वो एज अ वेस्ट प्रोडक्ट जो होगा वो सेल से बाहर निकलेगा और कहां जाएगा, ब्लड में जाएगा। तो ये जो ब्लड होगा वो उसको कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के कहां जाएगा, लंग्स की तरफ जाएगा, और लंग्स से कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो बाहर की तरफ निकाल दी जाती है, एक्सहेल कर दी जाती है। तो सेल्स से लंग्स तक कौन लेके गया कार्बन डाइऑक्साइड को, ब्लड लेके गया ना। तो कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो भी निकाले जाते हैं या एक तरीके से ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं ब्लड के थ्रू, ठीक है ना। कुछ और वेस्ट भी होते हैं, जैसे आगे बताऊंगा, अमोनिया हो गया, यूरिया हो गया, ये भी कुछ वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं जो ब्लड के थ्रू जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह। आगे चलते हैं, देखिए ब्लड क्या है, देखो द ब्लड इज एन इंपॉर्टेंट फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, इट इज मेनली कंपोज्ड ऑफ प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स। यानी कि ब्लड जो है वो एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है जिसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, नंबर फर्स्ट प्लाज्मा एंड नंबर सेकंड ब्लड सेल्स, ठीक है। प्लाज्मा और ब्लड सेल्स दो कंपोनेंट है ब्लड के। सर प्लाज्मा क्या है और ब्लड सेल्स क्या है, पहले तो ये बताओ, ठीक है। प्लाज्मा जो होता है वो ब्लड का लिक्विड पार्ट होता है, ठीक है, और ब्लड सेल्स जो होती हैं वो उसके अंदर प्रेजेंट रहने वाली सेल्स होती हैं। देखिए ये रहा, देखो ये कोई ब्लड वेसल है, उसके अंदर फ्लो होता हुआ ब्लड दिखा रखा है, ठीक है ना। ये देखो ये ब्लड का लिक्विड पार्ट दिख रहा है आपको, जो लगभग ट्रांसपेरेंट सा है। ये जो लिक्विड पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड प्लाज्मा, और इस प्लाज्मा के अंदर ही देखो अलग अलग बहुत सारी सेल्स दिखाई दे रही हैं आपको, तो ये है ब्लड सेल्स, ठीक है ना। तो प्लाज्मा हो गया, ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है प्लाज्मा, लगभग ट्रांसपेरेंट सा होता है, ठीक है, वाटरी सब्सटेंस होता है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर वाटर कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, और बाकी का जो पोर्शन दिख रहा है तुम्हें, अलग अलग तरह की सेल्स दिख रही है, वो होती हैं ब्लड सेल्स। तो ब्लड जो है उसके दो कंपोनेंट्स, नंबर फर्स्ट प्लाज्मा एंड नंबर सेकंड ब्लड सेल्स। देखो थोड़ा और अच्छे से इसको बताता हूं मैं कैसे। आप इमेजिन करना कि आपके पास एक कांच का ग्लास है, ठीक है, जो कि पानी से पूरा भरा हुआ है। जस्ट इमेजिन, मैं सिर्फ इसको थोड़ा सा और सही तरीके से समझाना चाहता हूं, इसलिए आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। एक पानी से भरा हुआ कांच का ग्लास है, इमेजिन करो एक फुल भरा हुआ कांच का ग्लास है। उसमें मैंने क्या किया, एक चम्मच सैंड डाल दी, यानी मिट्टी डाल दी, ठीक है ना, सॉइल डाल दी, और मैंने उसको हिलाया, और हिला करके मैंने उसको बस छोड़ दिया। तो क्या है, देखो तो क्या होगा, जो वाटर है उसके अंदर जो सैंड पार्टिकल्स हैं यानी मिट्टी के पार्टिकल्स हैं वो इधर उधर फ्लोट कर रहे होंगे, इधर उधर फ्लोट कर रहे होंगे ना। एग्जैक्टली हमारा ब्लड जो होता है ना वो उसके जैसा ही कुछ होता है, पानी और सैंड वाला नहीं, उसके जैसा कुछ होता है। तो जो वाटर है ना उसको आप प्लाज्मा मान लो, ठीक है ना। और दूसरा अगर मैं बात करूं, उसके अंदर जो सैंड पार्टिकल्स है ना जो इधर उधर फ्लोट कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं अंदर की तरफ, उसको आप मान लो हमारे ब्लड के अंदर प्रेजेंट रहने वाली ब्लड की सेल्स, ठीक है ना। तो दो कंपोनेंट्स होते हैं, नंबर फर्स्ट प्लाज्मा और नंबर सेकंड जो है वो होता है ब्लड सेल्स, ठीक है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स, 3 तरह की ब्लड सेल्स होती हैं, ठीक है। नेमली रेड ब्लड सेल्स, जिनको हम शॉर्ट में आरबीसी कहते हैं, रेड ब्लड सेल्स, एग्जैक्टली इनका कंप्लीट नाम होता है रेड ब्लड कार्पसल्स, ठीक है ना। व्हाइट ब्लड सेल्स, जिनको हम व्हाइट ब्लड कार्पसल्स या शॉर्ट में डब्ल्यूबीसी भी बोल देते हैं। एंड द ब्लड प्लेटलेट्स, नंबर 3 होती है ब्लड प्लेटलेट्स, ठीक है। कहां कहां होती है, देखो दिखाता हूं मैं आपको। ये जो लिक्विड पार्ट हो गया ये तो हो गया प्लाज्मा, ये जो रेड कलर की आपको दिखाई दे रही है दैट आर आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। ये जो आपको व्हाइटिश कलर की दिखाई दे रही है, थोड़ी सी व्हाइटिश कलर का मतलब ये नहीं होता कि व्हाइट है, वो कलरलेस है, ठीक है ना, दैट आर डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल्स। वो रेड ब्लड सेल्स है, ये व्हाइट ब्लड सेल्स है। एंड ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है दैट आर प्लेटलेट्स, ये प्लेटलेट्स हैं, दैट आर प्लेटलेट्स, ये प्लेटलेट्स होते हैं। इनकी फंक्शनिंग क्या है वो भी बताता हूं, देखो देखो the RBCs have a hemoglobin in an iron containing complex protein, यानी कि जो आरबीसी होती है उसके पास में एक प्रोटीन होता है दैट इज कॉल्ड हीमोग्लोबिन,
और वो आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है। कॉम्प्लेक्स प्रोटीन क्या होते हैं? ऐसी प्रोटीन जिसके साथ में कोई आयन जुड़ा हुआ हो, जैसे आयरन है वो जुड़ा हुआ है। तो वो हीमोग्लोबिन करता क्या है? वो हीमोग्लोबिन जो होता है वो ऑक्सीजन को कैरी करता है। फॉर एग्जांपल देखो, मैं थोड़ा सा डिटेल में बताता हूं आरबीसी को। ये आरबीसी कुछ ऐसे शेप की दिखाई देती है, देखो। इट्स शेप इज कॉल्ड बाइकॉन्केव शेप। ये बाइकॉन्केव शेप होता है कि ये बीच में से तो यूं अंदर की तरफ फंसी हुई है और किनारे की तरफ से क्या है, ये थोड़ी सी बल्क्ड है, यानी फुली हुई सी है, ठीक है ना। अगर आप इसको 3D में देखोगे तो कुछ ऐसी दिखेगी ये, देख लो, ये वाली सेल्स है, देखो ये बीच में से तो थोड़ी सी दबी हुई है और साइड में से कैसी है, ये थोड़ी सी उभरी हुई सी है। दैट शेप इज कॉल्ड बाइकॉन्केव शेप। देखो ये रही, ठीक है ना। ऐसे तो राउंड होती है और बीच में से पिचकी हुई होती है। जैसे कि है ना, एक एग्जांपल मानता है, देखो जैसे मेरे पास बहुत बड़ा गुब्बारा है, मैंने क्या किया, ऊपर और नीचे उन दोनों को, ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ मैंने उसको दबा दिया, तो उसकी शेप कैसी हो जाएगी? बीच में से तो दबी हुई और किनारों में से कैसी हो जाएगी? फुली हुई सी हो जाएगी। ऐसी शेप होती है आरबीसी की, ठीक है। तो जो आरबीसी की शेप होती है ये कुछ ऐसी होती है। उस आरबीसी के अंदर एक प्रोटीन मिलता है जिसको हम हीमोग्लोबिन बोलते हैं, और एक नहीं होता, एक्चुअली बहुत सारे होते हैं। ये कुछ प्रोटीन्स है, मान लो ये हीमोग्लोबिन प्रोटीन्स है, माना मैंने फॉर एग्जांपल ऐसे, ये हीमोग्लोबिन प्रोटीन्स है, ये हीमोग्लोबिन प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। शॉर्ट में मैं इनको एच भी लिख देता हूं, शॉर्ट में इनको एच भी बोल देते हैं, हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन जो होता है, इनका काम होता है कि बाहर से जो ऑक्सीजन आ रही है उस ऑक्सीजन को अपने ऊपर ये कैरी कर लेते हैं, ठीक है। मान लो ऑक्सीजन को मैं ऑरेंज कलर से दिखा देता हूं या ब्लैक से दिखाता हूं, ठीक है। यहां पर देखो ऑक्सीजन कैरी कर ली उन्होंने। ये हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन को अपने ऊपर कैरी कर लेते हैं। ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, मान लो ये O2 है, और ये कैरी करके ब्लड के साथ में ऑक्सीजन को ले जाते हैं। जहां इनकी जरूरत होती है ऑक्सीजन की, वहां पर ही हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन रिलीज कर देता है। तो वो ऑक्सीजन जो होती है वो आरबीसी से बाहर आ जाती है, और जिस भी सेल को ऑक्सीजन की जरूरत होती है वो ऑक्सीजन जो होती है वो सेल के अंदर एंटर कर जाती है, और उस ऑक्सीजन का यूज कर लिया जाता है रेस्पिरेशन के लिए। तो ये होता है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है? आयरन मॉलिक्यूल भी होता है। आयरन जो होता है ना, आयरन जो होता है Fe, आयरन मॉलिक्यूल भी होता है। ये आयरन मॉलिक्यूल भी इस हीमोग्लोबिन के अंदर पाया जाता है। तो ऐसी प्रोटीन जिसके अंदर आयंस प्रेजेंट होते हैं, जैसे मेटल आयंस प्रेजेंट होते हैं, उस प्रोटीन को हम कॉम्प्लेक्स प्रोटीन कहते हैं। और ये कॉम्प्लेक्स प्रोटीन जो होती है, जिसको हीमोग्लोबिन कहते हैं, ऑक्सीजन कैरी करने का काम करती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए इसको हम रेस्पिरेटरी पिगमेंट भी बोलते हैं। हीमोग्लोबिन इज रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन ह्यूमन बींग्स, ठीक है। ये होती है आरबीसी। वहीं अगर मैं बात करूं इसका काम क्या होता है, तो ऑक्सीजन कैरी करना होता है, ठीक है। उसके बाद WBC आर द सेल्स दैट हेल्प इन फाइटिंग डिजीज एंड अटैक एनी फॉरेन बॉडीज इन द ब्लड। ये बोलता है WBC जो होती है उसका काम क्या होता है? WBC, पहली तो बात ये देखो, WBC की मैं शेप की बात करता हूं। WBC का जो शेप होता है वो कोई भी डिफाइनिंग शेप नहीं होता, वो अमीबॉइड शेप की होती है। यानी कि जैसा अमीबा का शेप होता है ना, वैसे ही उसका शेप होता है। किसका? आरबीसी, सॉरी WBC का। WBC का, आरबीसी का शेप तो मैंने बताया था बाइकॉन्केव होता है। आरबीसी के बारे में ना एक चीज और बताऊं आपको, एक चीज और बताता हूं आरबीसी के बारे में। इसके अंदर ना न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, ठीक है ना, कोई न्यूक्लियस नहीं होता। ये एक एक्सेप्शन है। जो मैमल्स की जो आरबीसी है ना, वो एक एक्सेप्शन है जिसके अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, ठीक है। इसकी अगर मैं बात करूं एज की, मतलब लाइफ की, तो 120 डेज होती है। एक आरबीसी जो होती है वो अप्रॉक्स 120 डेज जो होती है तब तक जीती है। यानी कितने हो गए? अप्रोक्सीमेटली 4 मंथ हो गए। 120 डेज जो होती है इसका लाइफ स्पान जो होता है एक आरबीसी का। और न्यूक्लियस नहीं होता है, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है इसके अंदर। वहीं अगर मैं WBC की बात करूं, देखो WBC जो होती है उसका शेप कोई भी डिफाइनिंग शेप नहीं होता, ये अमीबॉइड शेप की होती है, ठीक है। और ये व्हाइट इसीलिए दिखाई देती है क्योंकि ये कलरलेस होती है, ठीक है ना। इसके अंदर कोई पिगमेंट नहीं होता। जैसे आरबीसी का जो रेड कलर होता है ना, वो हीमोग्लोबिन के कारण आता है। हीमोग्लोबिन जो होता है वो रेड कलर का होता है। हीमोग्लोबिन रेड कलर का होता है, इस कारण से उसका आरबीसी का रंग जो होता है वो रेड हो जाता है। WBC के अंदर ऐसा कोई पिगमेंट नहीं होता, इसीलिए ये कलरलेस होती है, तो इनको हम व्हाइट ब्लड सेल्स बोल देते हैं। तो इनका मेन फंक्शन क्या होता है? इनका मेन फंक्शन होता है कि ये बाहर से आने वाला कोई भी बैक्टीरिया है, मान लो कोई भी बैक्टीरिया या वायरस है, ये मान लो ये एक वायरस है,
ये एक वायरस है मान लो, जो बाहर से आया है, एनवायरमेंट से आया है, ठीक है ना। तो ये WBC क्या करेगी, इस वायरस को एनगल्फ कर लेगी, ये अपने अंदर इस वायरस को एनगल्फ कर लेगी, देन उस वायरस को डाइजेस्ट कर देगी, ताकि ये हमारी बॉडी के अंदर डिजीज पैदा नहीं कर सके। तो ये जो WBC है, ये क्या काम करती है, बाहर से आने वाले जो डिजीज कॉजिंग एजेंट्स जो होते हैं उनसे फाइट करती है और उन्हें मार देती है, ताकि हमारी बॉडी के अंदर किसी भी तरह की डिजीज ना हो पाए। तो मैं ये कह दूं कि ये हमारी इम्यूनिटी में बहुत अच्छा खासा रोल प्ले करती है। कौन, WBC। देखिए उसके बाद नंबर 3 ब्लड प्लेटलेट्स की बात करते हैं। द ब्लड प्लेटलेट्स आर द वंस दैट हेल्प्स इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। ये बोलता है कि क्या होता है, ब्लड प्लेटलेट्स जो होती है वो क्या काम करती है, ब्लड की क्लॉटिंग का काम करती है। इंपॉर्टेंट है काफी, ब्लड क्लॉटिंग से क्या मतलब है आपका, ठीक है ना। आप देखोगे कि जब कभी भी आपको चोट लगती है ना, जैसे कहीं भी हाथ पे चोट लग गई, तो थोड़ी देर तक तो ब्लीडिंग होती है ना, ब्लड बाहर आता है। कुछ देर बाद क्या होता है, ब्लड जो होता है ना वहां पे क्लॉट बन जाता है, यानी मैं एक तरीके से कहूं तो रक्त जो होता है, ब्लड जो होता है वो जम जाता है वहां पे। तो ऐसे कैसे जम गया, तो ब्लड की क्लॉटिंग हो गई वहां पे, और ब्लड की क्लॉटिंग किसने करवाई, प्लेटलेट्स ने करवाई, ताकि हमारी बॉडी से और ज्यादा ब्लड का लॉस ना हो। क्योंकि अगर ब्लड का लॉस हो गया तो हमारी बॉडी के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो गड़बड़ा जाएगा सारा, ठीक है ना। तो ये कैसे बनाते हैं ब्लड की क्लॉटिंग, शॉर्ट में दिखाता हूं। देखो जैसे मान लो ये हमारी स्किन है, ठीक है ना, मान लिया फॉर एग्जांपल मैंने लिया ये हमारी स्किन है, ठीक है, ये हमारी स्किन है, और उसके नीचे यहां ब्लड वेसल्स हैं जिसके अंदर ब्लड जो है वो फ्लो कर रहा है, ठीक। ये अब क्या हुआ, कट लगा, मान लो कट लग गया किसी जगह पर, और यहां से ब्लड बाहर निकलने लगा, ठीक है, यहां से ब्लड बाहर निकलने लगा, हमारी स्किन के ऊपर आ गया, ब्लड जो है वो बाहर निकलने लगा। तो इस ब्लड के अंदर जो प्लेटलेट सेल्स होती है ना, वो प्लेटलेट सेल्स जो है वो यहां पर आकर के जमने लगती है। मैं ये ले लेता हूं, ठीक है, प्लेटलेट सेल्स जो होती हैं वो इस जगह पर आकर के यहां जमने लगती हैं, ठीक है, यूं इस जगह पर जब जमने लगेंगी इस जगह पर आकर के, तो क्या हो जाएगा, ब्लड जो होगा वो निकलना बंद हो जाएगा, ठीक है। और यहां पर स्किन जो होती है वो कुछ दिनों में वापस से रिपेयर हो जाती है। तो यहां पर जब ब्लड निकलना बंद हो जाएगा तो ब्लड जो होगा वो आगे फ्लो करता जाएगा और ब्लड लॉस भी नहीं होगा बॉडी से। तो प्लेटलेट्स जो होती है वो ब्लड की क्लॉटिंग में हेल्प करती है, ठीक है ना। इनकी इसकी जो प्रोसेस है ब्लड क्लॉटिंग की वो हायर क्लासेस के अंदर है आपके, ठीक है। तो ये होता है ब्लड क्लॉटिंग की प्रोसेस। देखिए तो ये चीजें जो है वो ब्लड के बारे में हुई, ठीक है। अगर मैं आगे अब बात करूंगा मेन हमारे हार्ट के बारे में, तो हमारा जो हार्ट होता है, जो हमारा पंपिंग ऑर्गन है, मेन ऑर्गन है, ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। हार्ट की अगर मैं बात करूं तो ये एक मस्कुलर ऑर्गन है, यानी कि एक मसल से बनी हुई स्ट्रक्चर होती है जो कि हमारी बॉडी के सेंटर पार्ट में है, ठीक है ना, ताकि सेंटर पार्ट से क्या हो सकता है, सारी चीजें आसानी से कनेक्टेड हो सकती हैं। तो ये हमारी बॉडी के सेंटर पार्ट में होती है। सेंटर पार्ट में होने के कारण क्या होता है, बॉडी के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन होगा वो सबसे बढ़िया होगा। कहां होता है, मस्कुलर ऑर्गन होता है, ठीक है, हमारी चेस्ट कैविटी के अंदर लगा होता है। हमारी जो चेस्ट कैविटी है उसके अंदर जो लंग्स होते हैं उनके बीच में लगा होता है। देखो जैसे फॉर एग्जांपल देखो, ये थी हमारी ट्रेकिया, है ना। ट्रेकिया जो है वो आगे चल करके क्या होती है, लंग्स के अंदर इस जगह पर जाकर के, यहां पर ये ट्रेकिया इस जगह पर खुलती है, ठीक है, और ये वाला लंग्स होते हैं, ये 2 लंग्स होते हैं। तो 2 लंग्स के बीच में इस जगह पर, यहां पर हमारा हार्ट लगा हुआ होता है, इस जगह पर ये हमारा हार्ट जो होता है वो इस जगह पर लगा हुआ होता है, ठीक है, इस जगह पर लगा होता है। तो जो थोड़ा सा जो लेफ्ट लंग होता है ना वो थोड़ा सा छोटा होता है, ठीक है ना। यहां पर ये देखो, ये वाली जो प्रोसेस दिख रही है, ये वाली इस जगह पर ये खांच बनी हुई होती है, इसको हम बोलते हैं कार्डियक नोच, जो लंग्स के अंदर बना होता है। इस कार्डियक नोच के अंदर क्या होता है, हमारा हार्ट जो होता है वो थोड़ा सा फिट रहता है। तो कहां होता है, हमारे दोनों लंग्स के बीच में, चेस्ट कैविटी के अंदर, और स्लाइटली थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ खिसका होता है। देखो थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ खिसका हुआ है ना। अगर मैं इसके साइज की बात करूं तो इसका साइज जो होता है वो कैसा होता है, एक क्लोज्ड फीस्ट जो होती है, यानी कि अगर मैं मेरी फीस्ट को बंद करता हूं तो उसका साइज कितना होगा, एक क्लोज्ड फीस्ट जितना हमारे हार्ट का साइज होता है, ठीक है। मस्कुलर ऑर्गन होता है, मसल्स से मिलकर बनी हुई स्ट्रक्चर होती है,
ठीक है, क्या करता है, हार्ट जो होता है वो ब्लड को पंप करने का काम करता है। देखो हार्ट के साथ में कितनी सारी ब्लड वेसल्स जो है वो अटैच्ड हैं। देखो जो ब्लूइश कलर की आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है ना, ब्लूइश कलर की जो ब्लड वेसल्स दिखाई दे रही है, दैट आर वेन्स। इनके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, यानी इम्प्योर ब्लड होता है, ठीक है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है। और वहीं अगर मैं बात करूं हल्की सी जो रेडिश स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है, वो रेडिश स्ट्रक्चर जो है वो आर्टरीज है। वो ब्लड वेसल्स जो है उनको हम आर्टरीज कहते हैं, और इस आर्टरीज के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, यानी कि प्योर ब्लड होता है, जो कि पूरी बॉडी के अंदर पंप किया जाता है। इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को तो भेजा जाता है लंग्स तक, ताकि इनकी जो CO2 है वो बाहर निकाली जा सके और वापस से ऑक्सीजन अंदर ली जा सके। और ये जो प्योर ब्लड होता है या जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, इसको भेजा जाता है बॉडी ऑर्गन्स तक, ताकि सभी बॉडी ऑर्गन्स तक ऑक्सीजन जो है वो ट्रांसपोर्टेड की जा सके। ठीक है, तो ये थी अभी हार्ट की एक पोजीशन जो कि पाई जाती है हमारी बॉडी के अंदर, कि हार्ट जो होता है वो लोकेटेड कहाँ होता है। अब आगे हम हार्ट जो होता है ह्यूमन का, उसकी डिटेल में स्ट्रक्चर देखेंगे, ठीक है ना। देखिए आगे ये हार्ट की स्ट्रक्चर समझाई हुई है, इसको 2 मिनट बाद लेंगे। पहले थोड़ा सा जनरल इंफॉर्मेशन बताता हूं। देखो हार्ट के बारे में, द हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन दैट इज अ बिग एज और फीस्ट, यानी कि हार्ट जो होता है वो एक मस्कुलर ऑर्गन है, यानी मसल से मिलकर बनी हुई संरचना है, स्ट्रक्चर है, जो कि कितना बड़ा होता है, जितना कि हमारी फीस्ट यानी मुट्ठी जितनी बड़ी होती है उतना बड़ा हमारा उतना साइज जो होता है वो हार्ट का होता है। Because both oxygen and carbon dioxide have to be transported by the blood, the heart has a different chambers to prevent the oxygen rich blood from mixing with the blood containing carbon dioxide. आपको पता है कि हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब होता है जिस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन ज्यादा है, और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड कंटेनिंग ब्लड, यानी जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, उसको हम इम्प्योर ब्लड की तरह भी बोल सकते हैं, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हम प्योर ब्लड की तरह बोल देते हैं एक बार, ठीक है ना। इन जनरल बात कर लेते हैं, बट जो बेसिक अगर मैं बात करूं ना, कि जो अच्छी टर्मिनोलॉजी है वो यही होगी, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है ना। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों ही हमारी बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। तो हार्ट को दोनों ही तरह के ब्लड जो होंगे वो ट्रांसपोर्ट करने पड़ेंगे, ऑक्सीजनेटेड वाला भी करना पड़ेगा और डीऑक्सीजनेटेड वाला भी करना पड़ेगा। लेकिन इन दोनों तरह के ब्लड को आपस में मिक्स नहीं होने देना है ना। जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और कार्बन डाइऑक्साइड कंटेनिंग ब्लड जो है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है, उसको आपस में मिक्स नहीं होने देना है। इस कारण से हार्ट के अंदर क्या होता है, अलग अलग चैम्बर्स होते हैं। एक तरफ क्या होता है, सिर्फ प्योर ब्लड फ्लो करता है, और दूसरी तरफ जो होता है वो इम्प्योर ब्लड फ्लो करता है। देखिए यहां देखिए, ये वाला पोर्शन अब देखते हैं। देखो यहां पर क्या हो रहा है, ये जो आपको रेडिश पोर्शन दिखाई दे रहा है, यहां पर देखो इस जगह से जो हार्ट के अंदर ब्लड आ रहा है, ये वाला ब्लड जो है ये प्योर ब्लड है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। वहीं अगर मैं हार्ट के दूसरी तरफ बात करूं, तो हार्ट के दूसरी तरफ जो ब्लूइश कलर का पोर्शन दिखा रहा है, ये उस पोर्शन के अंदर क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो फ्लो होता है, और दोनों आपस में कभी मिक्स नहीं होते, क्योंकि इनके बीच में सेप्टा होते हैं, ठीक है, जो इन दोनों को क्या करते हैं, अलग रखते हैं। ठीक है, इसकी डिटेल में थोड़ी देर में देखेंगे। देखो the carbon dioxide rich blood has to reach the lungs for the carbon dioxide to be removed, and the oxygenated blood from the lungs has been brought back to the heart। यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड कंटेनिंग ब्लड जो होता है उसको तो लंग्स की तरफ भेजा जाता है, ताकि वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को एनवायरनमेंट पे रिलीज कर दिया जाए, और जो वहां पर क्या होता है, ऑक्सीजन जो होती है वो अंदर ली जाती है, कहाँ, लंग्स में। तो ब्लड जो होता है वो ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, तो लंग्स से जो ब्लड होता है वो वापस से हार्ट की तरफ आता है, ताकि उसको आगे चल करके भेजा जा सके हमारी बॉडी के ऑर्गन्स तक, ठीक है ना। The oxygenated blood is then pumped to the rest of the body, यानी कि ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो हमारी पूरी बॉडी की तरफ क्या कर दिया जाता है, पंप कर दिया जाता है, ठीक है। देखो यहां पर क्या होता है, अब मैं इस हार्ट की स्ट्रक्चर बनाता हूं। देखो जो ह्यूमन का हार्ट होता है, ठीक है ना, अगर मैं उसकी बात करूं, ह्यूमन का हार्ट जो है वो अपनों ने देखा था कि चेस्ट कैविटी के अंदर होता है, स्लाइटली लेफ्ट की तरफ खिसका हुआ होता है, ठीक है ना। अगर मैं ह्यूमन के अंदर बात करूं तो चैम्बर्स कितने होते हैं हार्ट के अंदर, तो हार्ट 4 चैम्बर्ड होता है। ह्यूमन बींग्स के अंदर जो हार्ट होता है वो 4 चैम्बर्ड होता है। ये हार्ट की स्ट्रक्चर कैसी बता रखी है मैं बताता हूँ। देखो जस्ट लाइक ये हमारा हार्ट है, ठीक है ना, ये हमारा हार्ट है, ठीक है। अगर मैं इस हार्ट का एक लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन काटूं, जस्ट लाइक यू लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन काटूं, तो जो हार्ट का पोर्शन रहेगा वो कैसा दिखाई देगा। जैसे देखो जैसे ही मैंने इस हार्ट को लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन में काटा, ये हार्ट का हाफ पार्ट चला गया। अब अंदर से मुझे ये कैसा दिखाई दे रहा है, अंदर जो है वो कुछ चैम्बर्स दिखाई दे रहे हैं, उन चैम्बर्स को हार्ट के चैम्बर्स कहे जाते हैं, उनको हार्ट के चैम्बर्स बोलते हैं, ठीक है ना। हार्ट के अंदर हमारे टोटल 4 चैम्बर्स होते हैं, ठीक है। ऊपर वाले जो 2 चैम्बर्स होते हैं ना, उनको हम बोलते हैं एट्रियम,
ठीक है, और नीचे वाले जो दो चैम्बर्स होते हैं दैट आर कॉल्ड वेंट्रिकल्स, ठीक है ना। ऊपर वाले जो दो चैम्बर होते हैं दैट आर कॉल्ड एट्रियम एंड नीचे वाले जो दो चैम्बर्स होते हैं दैट आर कॉल्ड वेंट्रिकल्स, ठीक है ना। एट्रियम कब बोलते हैं, जब हम इसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन काटने के बाद जो चैम्बर्स देख रहे हैं दैट आर कॉल्ड एट्रियम। लेकिन अगर एक हार्ट जो है, अगर मैंने उसको नहीं काटा है और ऐसे ही देख रहा हूं मैं हार्ट को, तो बाहर से कैसा दिखाई देता है, ये गोल हार्ट जो होता है ये ऊपर की तरफ कैसे दिखाई देता है, इसके जो एट्रियम होता है वो मैं थोड़ा सा बना के दिखाता हूं, देखो। ये जो पोर्शन होता है, ये ऊपर वाले ये दो पोर्शन जो होता है दैट आर कॉल्ड एट्रियम, है ना। कब, जब मैंने इसका लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन काटा तो अंदर से जो चैम्बर्स दिखाई दे रहे हैं दैट आर कॉल्ड एट्रियम, ठीक है ना, या एट्रिया बोलते हैं, मल्टीपल में एट्रिया बोलते हैं, सिंगल को एट्रियम कह देते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं बाहर से देखूं ना तो ये कैसे दिखाई देते हैं पता है क्या, इनको बाहर से देखने पर ये कुछ ऐसे दिखाई देते हैं जस्ट लाइक अ ईयर ऑफ डॉग, ऐसे लगता है ना कुत्ते के कान है। तो ना ऊपर से देखने पर ना इसको है ना हम ऑरिकल्स बोल देते हैं। ऑरिकल का मतलब ये होता है डॉग के ईयर्स, ठीक है ना। तो बाहर से देखने पर ऐसा लगता है कि डॉग के कान है दैट आर कॉल्ड ऑरिकल्स, लेकिन अगर मैं अंदर से इसको काटूं और इसके जो चैम्बर्स होते हैं इनकी अगर मैं बात करूं दैट आर कॉल्ड एट्रिया, ठीक है ना। सिंगल हो तो एट्रियम, मल्टीपल है तो दोनों है तो एट्रिया, ठीक है, दोनों है तो एट्रिया, सिंगल है तो एट्रियम। ये कंपैरेटिवली थोड़े छोटे होते हैं और नीचे वाले जो दो पोर्शन होते हैं ये कंपैरेटिवली बड़े होते हैं दैट आर कॉल्ड वेंट्रिकल्स, ठीक है ना। ऊपर वाले देख लो चैम्बर्स छोटे हैं और नीचे वाले दो चैम्बर्स एज कंपैरेटिवली बड़े हैं दैट आर कॉल्ड वेंट्रिकल्स। ऊपर वाले दोनों एट्रिया, नीचे वाले दोनों वेंट्रिकल्स कहते हैं, ठीक है। अब अगर मैं इसकी डिटेल को, हार्ट की स्ट्रक्चर को थोड़ा और डिटेल में देखना चाहूं तो देखो, मैं बहुत सिंपल तरीके से बताता हूं। ये हार्ट की स्ट्रक्चर जो है ना थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है ना। ये ऊपर वाला देखो ये एट्रियम है, ये भी एक एट्रियम है और नीचे वाले ये जो दो चैम्बर्स है दैट आर कॉल्ड वेंट्रिकल्स। थोड़ा सा सिंपल स्ट्रक्चर बताता हूं देन फिर उसके ऊपर आऊंगा मैं यहां समझाने के लिए, ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान रखो, अगर मैं हार्ट की स्ट्रक्चर बताऊं और उसके जो चार चैम्बर्स होते हैं अगर मैं उनकी बात करूं, बहुत सिंपल तरीके से, मैं बस समझने के हिसाब से बता रहा हूं आपको, ठीक है ना। ये चार चैम्बर्स बना दिए मैंने हार्ट के, ठीक है। इरेजर, ये मैंने हार्ट के चार चैम्बर्स बनाए। ऊपर वाले दोनों जो होते हैं वो एट्रियम है और नीचे वाले वेंट्रिकल्स है ना। इसको सही कर देता हूं मैं थोड़ा सा, और यहां से क्या होगा, कुछ ट्यूब्स कनेक्टेड रहेंगी, है ना। तो उसको बनाने के लिए क्या है, मैंने थोड़ा सा यहां पर इसको मिटाया है। ये एग्जैक्टली ऐसे कनेक्टेड नहीं रहती हैं, ठीक है, बट समझाने के हिसाब से मैंने इनको कुछ कुछ ऐसे अटैच किया है ताकि तुम्हें पता चले कि यहां से कौन सी ट्यूब निकल रही है बाहर की तरफ और कौन सी ट्यूब जो है वो अंदर की तरफ आ रही है, ठीक है। ये देखिए यहां से, ठीक है। तो यहां पर देखो कुछ ट्यूब्स हैं जो कि ये हार्ट से जुड़ी हुई है। देखो दो ऊपर की तरफ से जुड़ी हुई ट्यूब्स हैं, दो नीचे से जुड़ी हुई ट्यूब्स हैं। इसका मतलब दो एट्रियम से जुड़ी हुई और दो वेंट्रिकल से जुड़ी हुई ट्यूब्स हैं, ठीक है ना। इन सबका अलग अलग नाम होता है, ठीक है। हार्ट के ऊपर जो ये दो एट्रियम बने हुए हैं इनके अंदर क्या होता है, ब्लड अंदर की तरफ एंटर करता है, ठीक है ना। यहां से क्या होता है, ब्लड जो होता है वो बाहर की तरफ जाता है। अब इसका लेफ्ट पार्ट कौन सा है और राइट पार्ट कौन सा है वो बता रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं, ये मैं खड़ा हूं यहां पे, ठीक है ना, ये मेरा हार्ट है, ठीक है ना, यहां इस जगह पर मेरा हार्ट है। अगर मैं बात करूं मेरे हार्ट का पोर्शन, ये वाला हिस्सा जो है वो, ये वाला हिस्सा कौन सा है, ये वाला हिस्सा जो है वो मेरा राइट पोर्शन है, क्लियर। और ये वाला हिस्सा जो है वो मेरा लेफ्ट पोर्शन है, ठीक है ना। ये वाला हिस्सा मेरा राइट पोर्शन है और ये वाला हिस्सा मेरा लेफ्ट पोर्शन है। तो मैं जो रिप्रेजेंट करूंगा अपने हार्ट को, तो इस तरह से रिप्रेजेंट करूंगा कि ये मेरा राइट पोर्शन जो होगा वो इस हार्ट का राइट पोर्शन है, ये मेरा लेफ्ट पोर्शन जो होगा वो इस हार्ट का लेफ्ट पोर्शन है। तो ये वाला जो राइट पोर्शन है ये वाला मैं लिख देता हूं, ये वाला राइट पोर्शन है तो मैं इसको एक बार आर लिख देता हूं, है ना। और ये वाला मेरा लेफ्ट पोर्शन है तो मैं इसको एक बार के लिए एल लिख देता हूं, ठीक है ना।
एक बार एल और आर से समझ जाओगे आप, ये वाला पोर्शन राइट पोर्शन होगा और ये वाला पोर्शन लेफ्ट पोर्शन होगा। मैं जैसे अपने हार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा हूं एग्जैक्टली उसी तरह से मैं ये समझाऊंगा, ये मेरा राइट पोर्शन, ये मेरा लेफ्ट पोर्शन। क्लियर? ठीक है। अब देखिए ये जो ट्यूब्स होती हैं, ये ट्यूब्स जो होती है वो क्या करती है, ब्लड को अंदर की तरफ लेकर के आती है। तो जो लेफ्ट पार्ट होता है ना, हार्ट का जो लेफ्ट पार्ट होता है ना, वहां हमेशा और हमेशा प्योर ब्लड आता है। तो मैं प्योर ब्लड को दिखाता हूं रेड पेन से, देखो ये प्योर ब्लड आता है। ठीक है, उसको कौन लेकर के आती है प्योर ब्लड को? प्योर ब्लड को एक वेन लेकर के आती है। हमेशा ध्यान रखना, वेन्स जो होती है वो क्या करती है, हार्ट की तरफ ब्लड को लेकर के आती हैं। और जो आर्टरीज होती है वो क्या काम करती है, हार्ट से ब्लड को बाहर की तरफ लेकर के जाती है। ठीक है ना? तो यहां पर क्या होता है, प्योर ब्लड आता है जिसको मैं रेड पेन से दिखाता हूं। प्योर ब्लड मतलब मैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात कर रहा हूं, ठीक है ना, जिसमें ऑक्सीजन कंटेंट ज्यादा है। तो ये कहां से आ रहा होगा सर? ये आ रहा होगा लंग्स से, क्योंकि लंग्स में क्या हुआ, जो है कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाली गई होगी और ऑक्सीजन इनटेक की गई होगी। जब ऑक्सीजन इनटेक की जाती है तो ऑक्सीजन कहां जाती है, ब्लड में, और वो प्योर ब्लड जो होता है या ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो यहां पर आ चुका है। ठीक है, और इस तरफ से मैं अगर बात करूं इस पोर्शन की, तो ये पोर्शन जो होता है वो क्या करता है, इम्प्योर ब्लड को या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। ठीक है ना, उसको पंप करता है। तो यहां पर मैंने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ब्लू पेन से दिखाया है। ठीक है ना, तो यहां पर क्या होता है, लेफ्ट पार्ट के अंदर हमेशा प्योर ब्लड आता है और राइट पार्ट के अंदर हमेशा क्या होता है, इम्प्योर ब्लड या फिर मैं कह दूं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। ठीक है, इनके नाम तो बता दो सर। चलो इनके नाम बता देते हैं। यहां पर ये वाला पोर्शन जो होता है इसको हम बोलते हैं लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम होता है। नीचे वाला जो चैम्बर होता है दैट इज कॉल्ड लेफ्ट वेंट्रिकल। दैट इज कॉल्ड लेफ्ट वेंट्रिकल। और वहीं अगर मैं राइट वाले पोर्शन की बात करूं दैट इज कॉल्ड राइट एट्रियम। और जो नीचे वाला ये चैम्बर दिखेगा दैट इज कॉल्ड राइट वेंट्रिकल। ठीक है, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल। समझ में आई इतनी बात? ठीक है, आगे चलो। ये जो दोनों वेन्स हैं जो एक तरफ से ऑक्सीजनेटेड और दूसरी तरफ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रही हैं, उन वेन्स का नाम बताइए। इन वेन्स का नाम सुनिए। ये वेन जो होती है वो लंग्स से प्योर ब्लड को लेकर के आती है, यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के आती है। और जो भी, ध्यान से सुना, जो भी ट्यूब जहां पर भी लंग्स से जुड़ी हुई ना, उसके लिए एक वर्ड आएगा पल्मोनरी। ठीक है ना, तो ये जो वेन है इसको हम बोलते हैं पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन कहते हैं इसको, जो क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है और हार्ट के लेफ्ट पोर्शन में लेके आती है। ठीक है, और वहीं अगर मैं बात करूं ये जो वेन होगी वो क्या होगी, ये जो वेन होगी ये पूरी बॉडी से जो भी कार्बन डाइऑक्साइड कंटेनिंग ब्लड जो होगा उसको कलेक्ट करेगी और खुलेगी हार्ट के राइट पार्ट के अंदर। ठीक है ना, उसको हम क्या बोलेंगे, वेना कावा। ठीक है ना, उसको वेना कावा बोलेंगे, कावा। ये वेना कावा है जो इम्प्योर ब्लड को लेकर के आएगी हार्ट के राइट पार्ट की तरफ। ठीक है, नीचे वाला जो लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल होगा यहां पर ब्लड पहुंचेगा। ध्यान से सुनो, यहां पर लेफ्ट एट्रियम में क्या हुआ, लेफ्ट एट्रियम के अंदर जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आया और ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंच गया किस जगह पर, यहां पहुंचा ये लेफ्ट वेंट्रिकल में। और लेफ्ट वेंट्रिकल से होते हुए ये निकल जाएगा बाहर की ओर, ये निकल जाएगा बाहर की ओर। और बाहर ले जाने वाली जो पोर्शन होता है, यहां बाहर ले जाने वाली जो ट्यूब होती है उनको आर्टरीज कहते हैं। एग्जैक्टली सेम ऐसे ही क्या होता है, इस जगह पर जो इम्प्योर ब्लड है वो आया राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल तक आया और राइट वेंट्रिकल से होता हुआ ये निकल जाएगा बाहर की तरफ। और बाहर निकलने वाली यहां पर भी क्या होगी, एक आर्टरी होगी। ठीक है, अब इन दोनों आर्टरीज के नाम बताओ सर। इन दोनों आर्टरीज के नाम भी बताते हैं। दोनों आर्टरीज के नाम है, इस आर्टरी का नाम होता है ऑर्टा, इसको ऑर्टा कहते हैं।
दैट इज कॉल्ड ऑर्टा, जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बाहर लेकर के जाती है। सर बाहर कहां लेकर के जाएगी? बाहर लेकर के जाएगी बॉडी के ऑर्गन्स तक, ताकि वहां पर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट की जा सके। और ये वाली जो होती है, ये ट्यूब जो होती है, वो इम्प्योर ब्लड को लेकर के जाएगी लंग्स तक, इम्प्योर ब्लड को लेकर के जाएगी लंग्स तक, ताकि वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड निकाली जा सके और ऑक्सीजन वापस से ली जा सके। तो अभी भी मैंने बोला था, अभी भी मैंने कहा था, अगर लंग्स से कनेक्टेड है तो वर्ड आएगा पल्मोनरी। तो यहां पर देखो पल्मोनरी वेन है जो लंग्स से लेकर के आ रही थी प्योर ब्लड को, यहां पर हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी फिर? ये हो जाएगी पल्मोनरी आर्टरी, ये पल्मोनरी आर्टरी हो जाएगी। तो चार नाम है देखो मेन। दो वेन्स जो होती है, जो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट के अंदर लेकर के आती है, उनको बोलते हैं पल्मोनरी वेन, और इसको बोलते हैं वेना कावा। वो सिक्वेंशियली क्या कर रही है? ये प्योर यानी ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ला रही है। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बाहर लेकर के जाएगी, उसको हम बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी, और यहां पर वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बाहर लेकर के जाएगी, उसको हम बोलते हैं ऑर्टा। ये चार नाम मेन है, ये समझ में आए? वेना कावा, पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी आर्टरी और ऑर्टा। ये चार नाम तो हो गए वेन्स के, और ये दोनों नाम हो गए आर्टरीज के। ठीक है, इसके अलावा लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल, अप एंड डाउन। तो चार चैम्बर्स के नाम हार्ट के, प्लस जो वेन्स और आर्टरीज होती है, वो समझ में आई? ठीक है, अब इन हार्ट के अंदर क्या होते हैं? कुछ वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं, कुछ वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं। उन वॉल्व के बारे में बताता हूं मैं आपको। ठीक है, देखिए एक बार मैं हार्ट की स्ट्रक्चर फिर से बनाता हूं। That is structure of heart. Sorry. सही से बना देता हूं। ये ऐसे, यहां से ये दोनों आर्टरीज हैं जो बाहर निकल रही हैं। ठीक है, हालांकि मैंने कहा ना एग्जैक्टली यहां से नहीं निकलती है, वो कहीं और से निकलती है। मतलब इनका जो शेप होता है वो थोड़ा सा अलग होता है, बट समझने के लिए मैंने बताया कि ये कुल मिलाकर के जो दोनों आर्टरीज होती है वो वेंट्रिकल से कनेक्टेड रहती है ना। ये दोनों जो होते हैं वो वेन्स होगी। ठीक है ना। अब मैं यहां पर कुछ सेप्टा की बात करूंगा, कुछ कपाट की बात करूंगा। सेप्टा क्या होता है? कुछ एक तरह से ये मान लो कि कुछ गेट लाइक स्ट्रक्चर होती है, जो कि इसको थोड़ा सा और सही करता हूं मैं, छीन लग रही है थोड़ा सा, जो कि ब्लड जो होता है उसको एक ही डायरेक्शन में जो फ्लो करवाना होता है उसको सपोर्ट करती है। यानी कि ब्लड जो होगा उसके बैकवर्ड फ्लो को रोकेंगे, उनको हम बोलते हैं वॉल्व्स। ठीक है ना। तो वॉल्व्स कहां कहां होता है? देखिए हार्ट के अंदर जो वॉल्व्स होते हैं वो कहां कहां होते हैं? देखो दो तो यहां पर वॉल्व्स दिखाई दे रहे हैं आपको, दो जो एट्रियम होते हैं और वेंट्रिकल्स जो होते हैं उन दोनों के बीच में आपको कुछ वॉल्व्स दिखाई दे रहे हैं। ये वॉल्व्स जो होते हैं वो ऐसी स्ट्रक्चर्स होती हैं जो कि ब्लड को नीचे जाने के लिए ओपन हो जाती है और वापस से क्लोज हो जाती है। ये कभी भी दूसरी अपोजिट साइड में नहीं खुलेंगे, ये सिर्फ एक ही साइड में खुलेंगे। ब्लड ऊपर की तरफ आया, इसके ऊपर वेट पड़ा और वेट पड़ा तो ये क्या हो गए? ओपन हो गए। ठीक है ना। पहले ये वॉल्व्स जो होते हैं ना वो ऐसे क्लोज होते हैं, ठीक है ना, बंद होते हैं। लेकिन जैसे ही इधर आकर के ब्लड जो होता है वो इसके ऊपर प्रेशर लगाता है, ये वॉल्व्स जो होते हैं वो ओपन हो जाते हैं और ब्लड जो होता है वो नीचे की तरफ क्या हो जाता है? फ्लो करने लगता है यहां पर ऐसे। ठीक है, ये वॉल्व्स होते हैं। तो इन वॉल्व्स के भी स्पेशल नाम है, देखो कौन से। आपको पता है कि जो लेफ्ट पोर्शन होता है उसके अंदर प्योर ब्लड फ्लो करता है और जो राइट पोर्शन होता है उसके अंदर इम्प्योर ब्लड या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है ना। तो यहां पर जो वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं उन वॉल्व्स के नाम क्या है? देखो इस जगह पर जो वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं जो कि लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में है, इस वॉल्व का नाम है बाइकस्पिड वॉल्व। बाइकस्पिड वॉल्व, इसको
इसको बाइकस्पिड वॉल्व बोलते हैं। क्यों? क्योंकि दो तरह के फ्लैप से मिलकर बना होता है। दो तरह का फ्लैप कैसा है? एक येरा फ्लैप, एक येरा फ्लैप। ये दो तरह के फ्लैप से मिलकर बना होता है। ये दो फ्लैप खुलते हैं, ब्लड नीचे की तरफ, इसको बोलते हैं बाइकस्पिड वॉल्व। ठीक है, इसी का एक और नाम होता है मिट्रल वॉल्व। इसी का एक नाम होता है मिट्रल वॉल्व। ठीक है, और अगर मैं बात करूं राइट वाले पोर्शन की, तो यहां पर जो वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं दैट आर कॉल्ड ट्राइकस्पिड वॉल्व। दैट इज कॉल्ड ट्राइकस्पिड वॉल्व। इसको ट्राइकस्पिड वॉल्व इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये तीन तरह के फ्लैप से मिलकर बना होता है। वो तीन तरह का फ्लैप कैसे है? देखो, ये दो फ्लैप तो ऐसे लगे हुए हैं और तीसरा फ्लैप यूं लगा होता है इसके ठीक सामने। अगर मैं आपको आपकी तरफ करके दिखाऊं, नंबर फर्स्ट, नंबर सेकंड और थर्ड नंबर वाला फ्लैप ऐसे नीचे लगा हुआ होता है। तो तीन फ्लैप से मिलकर बना होता है 1, 2 और ये तीसरा वाला फ्लैप। जब ये तीनों फ्लैप खुलते हैं नीचे की तरफ, तो ब्लड जो होता है वो एट्रियम से वेंट्रिकल की तरफ क्या होता है? फ्लो करता है। दैट इज कॉल्ड ट्राइकस्पिड वॉल्व। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं, यहां पर ये जो दोनों आर्टरीज निकलती है ना, इन आर्टरीज के अंदर भी वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं ताकि वापस से ना हार्ट में ना आ जाए ब्लड। ठीक है ना, आगे भेजा जाए और हार्ट में ना आ जाए। तो यहां पर भी कुछ वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं। ये वॉल्व्स ऐसे होते हैं यहां पर। इन जनरल आर्टरीज के अंदर वॉल्व्स नहीं होते, लेकिन सिर्फ इस जगह पर वॉल्व्स पाए जाते हैं। इन वॉल्व्स को हम बोलते हैं सेमील्यूनर वॉल्व्स। सेमील्यूनर वॉल्व्स। थोड़ा सा स्पेलिंग सही करता हूं मैं। सेमील्यूनर वॉल्व्स। वॉल्व्स, इधर वाला जो पोर्शन होता है यहां पर भी सेमील्यूनर वॉल्व्स है, ये भी सेमील्यूनर वॉल्व्स है। ये कैसे दिखाते हैं? सेमील्यूनर, सेमी का मतलब होता है आधा, ल्यूनर का मतलब होता है मून। क्योंकि जो आधा चंद्रमा होता है ना, सेमील्यूनर जो होता है वो चंद्रमा दिखाई देता है कुछ इस तरह से, यू। ये कुछ ऐसे होते हैं वॉल्व्स। So these both valves are called semilunar valves. इनको semilunar valves बोलते हैं। valves का काम क्या होता है? ताकि ब्लड का बैकवर्ड फ्लो जो है उसको प्रिवेंट किया जा सके, उसको रोका जा सके। ठीक है ना। अब मैं उस डायग्राम पे आता हूं जो आपको यहां दिखाया गया है स्टार्टिंग में। देखो, ये देखिए, यहां पर क्या होगा? देखो, यहां पर क्या दिखा रखा है? राइट एट्रियम दिखा रखा है। ये देखो राइट एट्रियम। यहां पर क्या हो रहा है? इम्प्योर ब्लड आ रहा है। मैं इम्प्योर ब्लड दिखा देता हूं यहां पे, ऐसे इम्प्योर ब्लड आ रहा है यहां पे, यहां से और यहां से। क्योंकि क्या होता है, यहां पर दो आर्टरी, दो वेन्स होती हैं जो कि एक हमारी बॉडी के अपर पोर्शन से और एक हमारी बॉडी के लोअर पोर्शन से क्या करती है? इम्प्योर ब्लड को या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कनेक्ट करती है। इसलिए यहां से दो तरह की वेन्स दिखा रखी है। ठीक है ना, ठीक है ना। ये दिखा रखी है वेना कावा फ्रॉम द अपर बॉडी, यानी कि जो हमारी बॉडी का अपर पार्ट है, यानी हार्ट का जो ऊपर वाला पार्ट है, ब्रेन हो गया या अदर पार्ट्स हो गए, हमारे फेस वाला पार्ट हो गया, यहां से इम्प्योर ब्लड को क्या करती है? कलेक्ट करती है। और यहां से जो वेना कावा होता है, द वेना कावा कवर फ्रॉम लोअर बॉडी, यानी कि ये लोअर वाला पोर्शन जो है वो ये पोर्शन है जो हमारी बॉडी के नीचे वाले हिस्से से ब्लड को कलेक्ट करती है। कौन सा ब्लड? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, यहां से दोनों तरह के जो वेना कैवा है वो आकर के यहाँ खुलती है। कहां पर खुलती है? यहाँ पर खुलती है राइट एट्रियम के अंदर, चलो राइट एट्रियम। और नीचे की तरफ यहाँ पर देखो ये ब्लड फ्लो होता है और ये कहां जाता है? राइट वेंट्रिकल की तरफ जाता है। देखो यहाँ पर बीच में ये दिखा रखे हैं वॉल्व्स, दिखा रखे हैं ना, वॉल्व्स दिखा रखे हैं। ठीक है ना, ये वॉल्व्स कौन से हैं? ये वॉल्व्स हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। ठीक है ना, ये वॉल्व्स दिखा रखे हैं जो भी ओपन है। उसके बाद जो पोर्शन है ब्लड वाला पोर्शन, वो यहाँ पहुंच गया। ठीक है, कहां पहुंच गया? वो पहुंच गया राइट वेंट्रिकल में। और राइट वेंट्रिकल से होते हुए अब देखना इस जगह से, देखो यहां से होते हुए बाहर की तरफ निकलता है ये इम्प्योर ब्लड और जाता है कहां पर? लंग्स की तरफ। ठीक है ना। और ये वाली जो आर्टरी होती है इसको हम पल्मोनरी आर्टरी बोलते हैं। देख लो, ये रही पल्मोनरी आर्टरी, और ये एक से ज्यादा होती है इसलिए इसको पल्मोनरी आर्टरीज बोलते हैं। एक से ज्यादा आर्टरीज होती है। ठीक है ना, पल्मोनरी आर्टरी होती है। मैंने समझाने के लिए बताया था, लेकिन यहां से देखो ये ऊपर से होकर के, यानी हार्ट से थोड़ा सा ऊपर से होकर के ये निकलती है और जाती है कहां पर? लंग्स की तरफ। ठीक है, ये जो इम्प्योर ब्लड का फ्लो है वो ऐसा है। यहां से आया एट्रियम के अंदर, एट्रियम से गया वेंट्रिकल में और वेंट्रिकल से होते हुए बाहर लंग्स की तरफ चला गया। ये तो था इम्प्योर ब्लड का फ्लो। ठीक है, अब मैं प्योर ब्लड के फ्लो की बात करता हूं। देखो, जो पल्मोनरी वेन्स होती है
वो भी एक से ज्यादा होती है। ये वेन्स जो होती है वो क्या करती है, यहाँ पर जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है उसको लेकर के आती है। कहाँ लेकर के आती है सर? लेफ्ट एट्रियम में लेकर के आती है, बताया था। उसके बाद यहां से वो जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। यहाँ बीच में देखो ये सेप्टा है या वॉल्स हैं, ये वॉल्स है, सेप्टा नहीं सॉरी वॉल्स हैं। और ये जो वॉल्स होते हैं ये क्या करते हैं, कौन से वॉल्स होते हैं? बाइकस्पिड वॉल्व है ये, ठीक है ना। यहां से बाहर की तरफ, वेंट्रिकल से बाहर की तरफ जाता है प्योर ब्लड। कहां जाता है? इसको हम ऑर्टा बोलते हैं। ये देखो ऑर्टा है। यहां से कहां जाएगा? टिश्यूज की तरफ जाएगा, बॉडी के ऑर्गन्स की तरफ जाएगा ब्लड, ताकि वहां पर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट की जा सके, ठीक है। ये लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया। तो ये होता है हार्ट और उसके अंदर जो चैम्बर्स होते हैं वो और उनकी फंक्शनिंग, ठीक है। अभी मैंने ये नहीं बताया कि हार्ट पंप कैसे करता है, अभी मैंने सिर्फ हार्ट की स्ट्रक्चर और उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स दिखाई देते हैं वो सारी चीजें बताई, ठीक है। अब हम और धीरे धीरे आगे चलेंगे। देखो अब मैं यहां बताऊंगा द प्रोसेस ऑफ पंपिंग ऑफ हार्ट। हार्ट जो होता है उसके पंपिंग की प्रोसेस क्या होती है, ठीक है ना। ध्यान से सुनना, मैं फिर से हार्ट बनाऊंगा एक बार। ये वेन्स, नीचे वाली आर्टरीज, ठीक है। अब मैं बताऊंगा कि होता क्या है। शुरुआत में क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। स्टार्टिंग में इस तरफ से प्योर ब्लड आएगा और दूसरी तरफ से आपको पता है इम्प्योर ब्लड आएगा, है ना। जब प्योर और इम्प्योर ब्लड दोनों अंदर की तरफ एंटर करते हैं, कहां? एट्रियम के अंदर। इस दौरान क्या होता है, जो यहां पर जो वॉल्स प्रेजेंट होते हैं दैट आर कॉल्ड बाइकस्पिड वॉल्स एंड ट्राइकस्पिड वॉल्स। यहां बाइकस्पिड वॉल होता है या ट्राइकस्पिड वॉल होते हैं, वो दोनों क्लोज रहते हैं, बंद रहते हैं, ठीक है ना। वो बंद रहते हैं कैसे? जस्ट लाइक वो यूं बंद रहते हैं, मान लो ये बंद है, ठीक है ना। तो यहां पर क्या होगा, जो ब्लड होता है वो ब्लड जो होता है चाहे वो प्योर हो या इम्प्योर हो, वो ऊपर की तरफ क्या होता है, यहां कलेक्ट होने लगता है। जैसे इस जगह पर प्योर ब्लड कलेक्ट होने लग गया और इस जगह पर इम्प्योर ब्लड कलेक्ट होने लग गया, इस जगह पर होने लग गया। तो यहां पर क्या होता है, वेट थोड़ा सा बढ़ जाता है, यानी ब्लड अगर आकर के इकट्ठा होगा तो क्या होगा, ऑब्वियसली सर वेट बढ़ेगा। यहां पे जैसे ही वेट बढ़ेगा तो क्या होता है, ये बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्स जो होते हैं वो खुल जाते हैं और ब्लड जो होता है वो नीचे की तरफ जाने लगता है। यहां धीरे धीरे यहां पर क्या होता है, नीचे की तरफ जाने लगता है। ठीक इसी टाइम पे क्या होता है, दोनों जो एट्रियम होते हैं ना, ये पंप करते हैं और ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट होता है मतलब जस्ट लाइक ऐसे करते हैं, श्रिंक हो जाते हैं एक तरीके से। मैं प्रॉपर्ली श्रिंक वर्ड जो है वो नहीं यूज करना चाहता, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट वर्ड इज ज्यादा बेटर, कॉन्ट्रैक्ट वर्ड इज मच बेटर, ठीक है ना। तो ये दोनों जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। जैसे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं सारा का सारा ब्लड जो होता है वो नीचे की तरफ चला जाता है, दोनों वेंट्रिकल्स में चला जाता है, ठीक है। इस जगह पर चला जाता है, ठीक है। इस जगह पर चला जाता है। तो यहां क्या हो गया, प्योर ब्लड और इम्प्योर ब्लड क्या हो गया, वेंट्रिकल्स में आ गया। इस दौरान जब यहां ब्लड नीचे की तरफ आ रहा होता है उस समय क्या हो रहा है, ये वेंट्रिकल्स जो होते हैं वो फैल रहे होते हैं, यानी रिलैक्स हो रहे होते हैं, ठीक है, ताकि वो आगे फैल करके वापस जब कॉन्ट्रैक्ट करें तब ब्लड जो है उसको बाहर भेजा जा सके, ठीक है ना। इस दौरान क्या होता है, यहां पर जो वॉल्स प्रेजेंट होते हैं, जो सेमिल्यूनर वॉल्स होते हैं वो क्लोज रहते हैं। सेमिल्यूनर वॉल्स जो होते हैं वो क्लोज रहते हैं, वो बंद रहते हैं, ठीक है। कब, जब यहां पर ऊपर से यानी कि एट्रियम से वेंट्रिकल की तरफ ब्लड जा रहा है और वेंट्रिकल की तरफ जब ब्लड जा रहा होता है तो वेंट्रिकल फैल रहे होते हैं और उस समय एट्रियम जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। ये यू कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, वेंट्रिकल्स फैल रहे हैं ताकि यहां पर ब्लड कलेक्ट किया जा सके। इसके ठीक बाद जब ये पूरी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे और वापस से रिलैक्स होना शुरू करेंगे यानी फैलना शुरू करेंगे, देन ठीक उसी समय क्या होता है, यहां पर जो दोनों वेंट्रिकल्स होते हैं, दोनों वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। जैसे ही दोनों वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ये जो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्स जो होते हैं वापस से क्लोज हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। क्यों? ताकि ब्लड वापस से ऊपर की तरफ नहीं जाए, ठीक है ना। इस कारण से क्या होता है, यहां पर ब्लड वापस से ऊपर की तरफ नहीं जाए, इसको बचाने के लिए बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड दोनों वॉल्स बंद हो जाते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं, इस दौरान यहां पर प्रेशर पड़ता है किस तरफ, इन सेमिल्यूनर वॉल्स के ऊपर प्रेशर पड़ता है। सेमिल्यूनर वॉल्स के ऊपर जब प्रेशर पड़ेगा तो क्या होगा, सेमिल्यूनर वॉल्स ओपन हो जाएंगे और ब्लड जो होगा वो बाहर की तरफ चला जाएगा। ठीक यहां पर भी सेम ऐसा ही होगा, यहां पर भी सेमिल्यूनर वॉल्स जो होते हैं वो ओपन हो जाएंगे और जो इम्प्योर ब्लड होता है, इम्प्योर ब्लड जो होता है वो बाहर की तरफ चला जाता है। तो ब्लड के जो हार्ट का जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो धीरे धीरे ऐसे होता है, ब्लड आया,
एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट किए, ब्लड नीचे, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट किए, ब्लड बाहर। ठीक है ना, ब्लड आया, उस समय एट्रियम जो है वो फैल रहे थे, देन उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया, ब्लड वेंट्रिकल में गया, ब्लड वेंट्रिकल में गया, उस समय क्या हो रहे थे, वेंट्रिकल्स जो है वो रिलैक्स कर रहे थे, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट किए, दोनों वॉल्स बंद हुए, यहां पर सेमिल्यूनर वॉल्स खुले, ब्लड बाहर। 1 2 3 4 ये पोर्शन जो होता है वो रहता है। ठीक है ना, ब्लड का एट्रियम से वेंट्रिकल में जाना, वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्ट होना, वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट होंगे तब क्या होगा, बाहर की तरफ चला जाएगा ब्लड। ये प्योर और इम्प्योर ब्लड यानी कि ब्लड का जो पंपिंग सिस्टम होता है ये होता है। ठीक है, अब इसकी डिटेल देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ पंपिंग हार्ट क्या है, देखो, ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स कम्स टू द थिन वॉल्ड अपर चैम्बर ऑफ द हार्ट ऑन द लेफ्ट, द कॉल्ड लेफ्ट एट्रियम। देखिए मैं कनेक्ट करता रहूंगा इस चीज से, सुनना, ये जो यहां पर जो प्योर ब्लड आ रहा है वो कहां आएगा, लेफ्ट एट्रियम के अंदर आएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए द लेफ्ट एट्रियम रिलैक्स व्हेन इट इज कलेक्टिंग द ब्लड। जब ये लेफ्ट एट्रियम जो होता है वो ब्लड को कलेक्ट कर रहा होता है बाहर से, ऊपर बाहर से, तो ये इस समय ये रिलैक्स कर रहा होता है, यानी कि ये फैल रहा होता है। यहां रिलैक्स करने का मतलब फैलना है। ठीक है ना, ठीक है, आगे चलिए। ठीक है, इट इज कलेक्टिंग द ब्लड, then it contracts while the next chamber, the left ventricle relaxes so that the blood is transferred into it। उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में जैसे ही ये देखो, जैसे ही क्या होगा, ये रिलैक्स करना शुरू होगा, वेंट्रिकल रिलैक्स करना शुरू होगा, तब क्या होगा, ब्लड जो होता है वो नीचे की तरफ वेंट्रिकल को ट्रांसफर कर दिया जाता है। ठीक है, आगे देखिए, when the muscular left ventricle contract it's turned the blood pumped out to the body। उसके बाद क्या होगा, जैसे ही ये वेंट्रिकल जो होगा वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड जो होता है वो हार्ट से बाहर की तरफ निकाल दिया जाएगा, ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की। देखो सेम वही प्रोसेस है, यही है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। जब यहां पर आ रहा होगा, राइट पार्ट में आ रहा होगा, तब ये पार्ट जो होगा एट्रियम का वो फैल रहा होगा, देन वो वेंट्रिकल को जाएगा और वेंट्रिकल से वो बाहर चला जाएगा। सेम वही है, देखिए the deoxygenated blood comes from the body to the upper chamber that is called right part, the right atrium। it relaxes, जब वो रिलैक्स करेगा तब क्या होगा, इस जगह पर देखो ये रिलैक्स कर रहा है, तो यहां पर क्या होगा, ये रिलैक्स कर रहा होगा, तब बाहर से ब्लड अंदर की तरफ आएगा। as the right atrium contract the corresponding lower chamber the right ventricle dilates। यानी कि क्या होगा, उसके बाद ये जो पोर्शन होगा इम्प्योर ब्लड का वो राइट वेंट्रिकल को भेजा जाएगा, जिस समय राइट वेंट्रिकल फैल रहा होगा। ठीक है, इट ट्रांसफर द ब्लड टू द राइट वेंट्रिकल विच इज टर्न पंप्स टू द लंग्स फॉर द ऑक्सीजनेशन। उसके बाद क्या होगा, यहां पर ये जो राइट वेंट्रिकल होगा, यहां से ब्लड जो होगा वो बाहर निकालेगा और लंग्स की तरफ जाएगा, जहां पर उसको ऑक्सीजनेटेड किया जाना चाहिए, यानी कि इसकी CO2 बाहर निकाली जाएगी और ऑक्सीजन ली जाएगी। Since the ventricles have to the pump blood into the various organs, so they have the thicker muscular walls than the atria do। सही बात है। एक्चुअली क्या होता है, जो वेंट्रिकल्स होते हैं ना, देखो यहाँ पर ये वेंट्रिकल्स की जो वॉल्स होती है ना, ये थोड़ी सी ज्यादा थिक होती है। एट्रियम की वॉल्स जो होती है वो कंपैरेटिवली थिन होती है, क्योंकि एट्रियम को क्या करना है, ब्लड जो होता है वो नीचे ही तो पंप करना है। लेकिन जो वेंट्रिकल्स होते हैं ना, वेंट्रिकल्स इनकी जो वॉल्स होती है वो थोड़ी सी ज्यादा थिकर होती है। क्यों, क्योंकि वेंट्रिकल्स को बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स की तरफ क्या होता है, ब्लड को पंप करना होता है। इस कारण से क्या होगा, वेंट्रिकल्स की जो वॉल्स होती है वो थोड़ी सी थिकर होती है। ठीक है, when the muscular left ventricle contract in the turn the blood is pumped to the body pumped out to the body। किसकी बॉडी से आउट हो रहा है, यानी कि हार्ट की बॉडी से। मतलब ये बोल रहा है कि यहां पर क्या होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल जो होगा अगर वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, देखिए अब walls ensure that the blood does not flow the backward when the atria or ventricles contract। यानी कि इसके अंदर वॉल्स भी लगे होते हैं। जो मैंने बताया था कि जो वॉल्स होते हैं वो क्या काम करते हैं, वॉल्स का काम होता है कि ब्लड को अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि जो जिस डायरेक्शन से वो आए हैं उस डायरेक्शन में, यानी बैकवर्ड डायरेक्शन में फ्लो को रोका जा सके, वहां नहीं करने दिया जाए बैकवर्ड फ्लो। ठीक है ना, ब्लड का, तो ये वॉल्स काम करते हैं। अभी बताया था मैंने अच्छे से। अब देखो, ये बात तो थी हार्ट के बारे में प्रॉपरली। ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर हार्ट कहाँ होता है, हार्ट प्रॉपरली काम कैसे करता है, कितने चैम्बर वाला होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारी चीजें थी।
ठीक है, नेक्स्ट सेशन के अंदर मैं ये बताऊंगा कि डबल सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, ठीक है, प्लस कुछ और टॉपिक्स भी है, लिम्फ क्या होता है, ब्लड वेसल्स क्या होती हैं, ठीक है, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज ये क्या होते हैं, इन सब चीजों के बारे में नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे और नेक्स्ट सेशन में ये जो ट्रांसपोर्टेशन वाला पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू।